आज का जो मौजू है वो एक एक बेसिक सा मौजू है। कोई उसमें बहुत कोई ख़ास टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि हाउ टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड। हम अपने बहुत सारे जब काम करते हैं, बहुत सारे लाइफ डिसीजंस ले रहे होते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को समझने के लिए बहुत दफ़ा हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो हमने किससे हेल्प लेनी है, किससे हमें मदद मिलेगी, हु इज़ द राइट पर्सन टू आस्क फॉर द सपोर्ट। आपने सुना होगा एक मुहावरा कि नथिंग इन लाइफ इज़ फ्री। आपको कोई चाय भी पिलाएगा ना तो यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। वो आप दोस्तों आपस में दोस्त एक दूसरे को पिला देते हैं चाय से, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन। देयर इज ऑलवेज अ मोटिव। दैट मोटिव माइट बी वेरी सटल, दैट मोटिव माइट बी वेरी काइंड ऑफ हिडन। ठीक है। अब आजकल बिकॉज लाइफ इज गोइंग सो फास्ट एंड एवरीवन इज बिजी, तो वी आर नॉट रियली एनालाइजिंग ईच ऑफ आवर ह्यूमन रिलेशनशिप। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम अपने रिलेशनशिप्स को, हर मिलने वाले को, जो भी आपका सोशल इंटरेक्शन है उसको हम बहुत ऐसी नज़र से देखें जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वेस्टेज होगा ना कि आप हर चीज़ को आप, सो आई एम नॉट सेइंग कि गेट पैरानॉइड अबाउट एवरीवन, लेकिन लाइफ में पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट। लोगों के आपस के रिलेशनशिप्स में दे फॉलो डिफरेंट पैटर्न्स। आपके अपने भी लाइफ गुजारने के कुछ खास तरीके हैं। द वे यू स्पेंड योर लाइफ, इट ऑल्सो हैज अ सर्टन पैटर्न टू इट। वो पैटर्न्स किस चीज़ के होंगे? अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, वो पैटर्न्स होंगे आपके बिहेवियर में, आपके इम्पल्सेस में, द वे यू react to certain topics, the way you react to some stressor, the way you react to an academic setback, yeah, the way someone reacts to an emotional setback. अब अगर हम अपनी लाइफ को देखें, अपने एक्सपीरियंसेस को जानें, तो हमारे कुछ सेट पैटर्न्स हैं। अगर आप कागज़ पे लिख लें क्या क्या स्ट्रेसेस आपको आए लाइफ में और आपने उसको कैसे रिएक्ट किया भी कि नहीं किया, उसको इमोशनली प्रोसेस किया, डिड यू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, डिड यू आस्क फॉर सम इमोशनल सपोर्ट, डिड अदर पीपल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू आउट विद दैट। तो क्या पैटर्न था बेसिकली? तो आपकी लाइफ में अभी तक जो भी स्ट्रेस गुजरा है, कुड बी अ लॉस ऑफ अ पेरेंट, कुड बी अ लॉस ऑफ अ पार्टनर, कुड बी अ लॉस ऑफ अ फ्रेंड, कुड बी अ लॉस ऑफ अ प्लेस यू शिफ्टेड फ्रॉम, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी स्ट्रेसेस होंगे उसमें जैसे जैसे आपने रिएक्ट किया है या रिस्पॉन्ड किया है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। बहुत सारे अल्फाज ना हम यूज़ करते हैं जैसे वो बहुत फ़र्क हो, बट इट्स वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है। तो उसमें कभी आप कहते हो हाँ सोचे समझे बगैर कर दिया तो रिएक्ट हो गया, बहुत सोच समझा रिफ्लेक्ट कर लिया। सो बेसिकली द वे यू रिस्पॉन्डेड, जैसे भी आपने उसमें आपका जो भी तर्ज अमल था, सोच समझ के आप चुप हो गए, आपने सोचा बहुत ज़्यादा, रोना पहले शुरू कर दिया, या कभी रोए ही नहीं, लोग जाते गए एंड यू वर जस्ट इटर्नली क्वाइट। नॉट कि आपको अफसोस नहीं हुआ, नॉट कि जो डेथ है ना, डेथ इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। विल टॉक अबाउट इट एट सम स्टेज, मे बी हम नेक्स्ट टाइम प्रॉबेबली, कि हाउ टू रिएक्ट टू अ डेथ व्हेन समबडी डाइज, कैसे क्या करना चाहिए। सो हर बंदे का डिफरेंट रिस्पॉन्स है। कोई बंदा दूसरे को उसके रिस्पॉन्सेस देख के जज तो कर सकता है, जज तो हम हर किसी को कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं कि हम उसके रिस्पॉन्स को समझ सकें।
अब मिसाल के तौर पे जो भी कोई इंसान काम कर रहा है, जब आपको कोई एक स्टिमुलस मिलता है और आप उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्या हर स्टिमुलस पे एक ही रिस्पॉन्स आता है आपके ख्याल में, या चेंज होता है? अपनी फिजियोलॉजी की और इंफॉर्मेशन यूज करते हुए वी नो कि जब स्टिमुलस आते हैं तो रिस्पॉन्स विल change after some time. It's not a computer which will each time produced a same kind of response. नहीं, ऐसा नहीं है. तो जो साइकोलॉजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो इमोशनल स्ट्रक्चर है, वो हर दफा कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है. कई दफा एक ही स्टिमुलस आपको बार बार उतनी खुशी नहीं देगा. आपने कोई अपनी मर्जी का काम किया है, वो एक दफा आपको मजा आया, 2 दफा आया, 3 दफा आया, आगे जाके हो सकता है इट स्टॉप्स, इट्स नो लॉन्गर अ पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन फॉर यू. एट द सेम टाइम लेट्स से कि यू गेट हर्ट बाय समथिंग एंड ईच टाइम व्हेन दैट थिंग इज रिपीटेड इट मेक्स यू मोर हर्टफुल, यू एंड अप गेटिंग मोर बिटर. ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बातें हम कर रहे हैं. हम जा रहे हैं हम थोड़ा सा पर्सनालिटी को समझना, एंड हाउ टू कीप सेफ, हाउ टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, हाउ टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ ऑल्सो. अब क्या होता है कि द वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल इन अ वे. एवरीवन इज इंटरैक्टिंग, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट देयर ओन बेनिफिट. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. जो नेचर है वो बना ही ऐसी है कि नेचर इज गोइंग टू help an organism to evolve. अब क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है कॉग्निटिव कैपेसिटीज में, तो वो जब एक दूसरे से बढ़ना भी चाहेगा तो इट विल क्रिएट अ वेरी रैशनल काइंड ऑफ अ स्क्रीन. ठीक है, ऊपर से बड़ी ज़बरदस्त स्क्रीन होगी कि जनाब दिस इज वेरी रैशनल, दिस इज हाउ इट शुड बी. अपने इमोशनल स्विचेस को रोकने के लिए we will have some wonderful rational explanation, and this is how people control others. This is how organizations can control others. This is how any narrative can be controlled. ठीक है ना. तो आपने अगर कोई किसी से काम करवाना है तो you will have to understand which kind of group you are talking to. अगर कोई रैशनल है तो उसके लिए आप रैशनल वजह निकालोगे, कोई इमोशनल है उसके लिए आप इमोशनल वजह निकाल सकते हो. ज्यादा लोग आमतौर पे रैशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं आपके ख्याल में? इमोशनल सर. इट इज इजी टू. हाँ जी सर. दोनों ही टाइप से यूज करती हैं ऑलमोस्ट इक्वली. तो आप इसका मतलब है अगर आपने प्लानिंग करनी तो आप दोनों के लिए सोचोगे. अच्छा यार, जो इमोशनल आ रहा है उसके लिए भी नारा हो, जो रैशनल है उसके लिए भी हो. तो हम अपने आम इंटरेक्शन में भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए हम करते हैं ना इस्तेमाल चीजें. कुछ लोग समझते हैं कि वो नहीं करते, दे आर अनकॉन्शियसली डूइंग इट. कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं. जो लोग डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, who don't have the right defense mechanism against being used, तो sometimes they are trying to save themselves but they are not fully aware of what they are doing. मिसाल के तौर पे एक बहू है जो सास, she does not like the सास. अब वो कह तो नहीं सकती कि she does not like the mother-in-law, तो वो she will be extra nice to the सास. She will do something called reaction formation. वो आपको, आप देखोगे कि वो एक्स्ट्रा नाइस हो रही है, एंड दिस इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली. अगर कॉन्शियसली हो रही है फिर तो वो अंडरस्टैंड करती है ना कि शी इज ट्राइंग टू मेक रिलेशनशिप. लेकिन समटाइम्स गोइंग ऑन अनकॉन्शियसली, आपको कोई बंदा नहीं पसंद, आप, क्योंकि ये थॉट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ना आपके दिमाग के लिए कि यार ये बंदा बड़ा ज़रूरी है और इसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बट समहाउ डीप डाउन यू डोंट लाइक द पर्सन, वो बंदा है भी ज़रूरी. तो सबसे पहले आपका दिमाग ऐसा आपको इंजीनियर करता है कि वो कहता है कि यार अगर कॉन्शियसली नहीं भी पसंद ना, फिलहाल जस्ट परफॉर्म गुड. तो यू आर बीइंग अ बिट ओवर एक्टिंग हो जाती है, ओवर परफॉर्मेंस हो जाती है. आपको एक
थोड़ा सा मसनूई रंग भी नजर आ सकता है अगर आप पहचाने। अच्छा जी, अब सवाल है कि सदफ आपका म्यूट कर लें अपना। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जब इंटरेक्शंस चल रहे हैं आपस में और सब चीज़ें चल रही हैं, तो हाउ व्हाट वी कैन डू, हमें साइंस क्या बताती है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या बताती है। आपने टेड बंडी का नाम सुना होगा। टेड बंडी अमेरिकन सीरियल किलर था, एक उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है और बुक्स भी लिखी है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। उसकी स्टोरी से आपने क्या सीखा या क्या पढ़ा आपने, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज गोइंग ऑन? Sir, looks can be deceiving. तो यहाँ पे अब ये तो खैर एक्सट्रीम एग्जांपल है ना, हमने अब बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाना फिलहाल, हम पहले लाइट से शुरू करते हैं। सो वी ऑल एग्री दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू यूज ईच अदर इन सम वे, ट्रू और फॉल्स? True. सो ट्रू। और जो ज्यादा आपको मैनिपुलेट करेंगे वो आपके दोस्त होंगे या आपके दूर के दोस्त होंगे या एक्वेंटेंसेस होंगे, कौन ज्यादा आपको सबसे इन्फ्लुएंस कर सकते जो हैं? सबसे क्लोज होता है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेट ठीक। फैमिली सबसे ज्यादा। और उसकी क्या रीजन है? क्या आपको नहीं पता होता कि यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड या यू आर लेटिंग द पर्सन मैनिपुलेट यू? सर इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पे एट सम पॉइंट यू लेट पीपल डू इट, एंड वही कि आप यू गिव देम अ बेनिफिट ऑफ अ डाउट जिनके साथ आपका रिलेशनशिप कंपैरेटिवली स्ट्रांग। Okay, why this happens that when we know that somebody is manipulating us, we let them manipulate over a long period of time? Why we are unable to readjust the relationship? Why can't we renegotiate? या होता है ना कि एक बंदा क्यों मैनिपुलेट कर रहा होता है हर वक्त? Why is that? सर क्योंकि एक मैनिपुलेट होने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप, एक बुली करेगा दूसरा विक्टिम होगा। अगर बराबर बैलेंस हो रहेगा फिर तो बुली नहीं ना हो सकता दूसरा बंदा। और अगर एक मैनिपुलेट कर रहा है एंड द अदर पर्सन माइट बी लेटिंग हिमसेल्फ बी मैनिपुलेटेड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, आउट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है ना। आप कहते अच्छा यार ठीक है, ये इसकी ऐसी आदत है, ये हमेशा पैसे मांगते सबसे, तो मे भी इसको जरूरत होगी, ओके डजंट मैटर, मेरे पास पैसे हैं और अल्लाह का दिया है तो व्हाई नॉट। बट आफ्टर सम टाइम जब ये ज्यादा हो जाता है या लेकिन जब ये हो रहा होता है तो यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। समटाइम्स यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ satisfaction that you can help a friend, maybe helping for a bigger purpose, or maybe the person is providing some kind of psychological and emotional support for you. मतलब he might be making you feel important कि यार you can help me, you know, आपकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है लेकिन आप अगर मुझे हेल्प कर दें तो you know you can find a मकसद, and maybe this psychological satisfaction could be, so बहुत सारी reasons हो सकती हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों लोग दुनिया में अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं? बिजनेसमैन आते हैं, कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया, हमने एक दोस्त के ऊपर एतबार कर लिया, सारा पैसा उसको अंधा, यू नो, ब्लाइंडली वी ट्रस्टेड समवन। जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले आप लोग चंद लम्हों में बना लेते हैं। किसी को आपने लेट से किसी को आपने दिल दे दिया, आपने कहा मैं डॉक्टर साहब मैंने दिल दे दिया, अब तो जो उसने कहना है वही होना है। ये कितना खतरनाक डिसीजन है आपके ख्याल में? बहुत ज्यादा खतरनाक सर। ये आप लोग कोई इसमें से गुजरे हैं पर्सनली कि इस तरह के फैसले आपने कर लिए हो अचानक और फिर आप बाद में पछताए हों कि यार ये तो थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए? कोई है यहाँ पे आशिक जो चोट खाए हुए हैं ऑलरेडी या अभी खा रहे हैं आजकल?
सर तकरीबन सारे ही होंगे। सारे ही होंगे, ठीक है। जो इसका मतलब जो खामोश है वो उनको हम उस कैटेगरी में डालते नहीं है, तो होंगे, फ्यूचर में होंगे प्रॉब्ली, लेकिन आई एम श्योर एवरीवन हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस जहां पे दे हैव इमोशनली इन्वेस्टेड देमसेल्फ इन अदर्स। जब आप इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे में, दोस्त में, अपने रोमांटिक पार्टनर में, अपने पेरेंट्स में, फ्रेंड्स में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो यू लूज द पावर ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस है ना, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं आपकी सोच रुक जाती है, यू स्टॉप रैशनलाइजिंग इट। समटाइम्स योर इमोशंस टेक प्रेफरेंस इन योर डिसीजंस। इसमें कुछ सही गलत तो है नहीं, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। हमारा कोई परफेक्ट डिसीजन तो है नहीं कि हमने किसी ने ऐसा बनना है, कोई हमारे सामने कोई रोल मॉडल तो नहीं है कि हमने ये एग्जैक्टली ऐसी फोटोकॉपी करनी है। बिकॉज कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी का ये है कि हम सब का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर हमारे एक्सपीरियंसेस, जिस इसमें से हम गुजरे हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। हम सब का अपना एक लाइफ ट्रेजेक्ट्री, हम किसी भी माहौल में होंगे, उस माहौल को और हमारी पर्सनालिटी को, इनका जो एक यूनिक इंटरेक्शन होगा, दैट विल डिटरमिन हाउ वी आर गोइंग टू शेप अप। कुछ लोग होंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख लेंगे, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखेंगे, और यही उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो जब आप पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं किसी की, तो उसके अपने किए गए फैसले लाइफ में, जैसे वो बार बार चीज़ों को फैसला करता है चीज़ों के बारे में, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो आगे आने वाली कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा। टेक्निकली अगर आप एकेडमिकली खोल के देखें कि जी पर्सनालिटी की क्या डेफिनेशन है, पर्सनालिटी में कौन से टाइप्स हैं, पर्सनालिटी के किन बीमारियों के साथ ताल्लुक़ हैं, अब ये सारी ना रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, आपकी किताबों में लिखी भी हुई हैं, लेकिन ये जो साइकेट्रिक इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी चेंज होती है। हर 10 साल बाद कोई इसमें नई चीज़ें आ जाती हैं। कई दफ़ा आप सोचते हो कि शायद हम ऐसे एक्सप्लेन करें तो समझ आ जाएगी, कभी आप सोचते हो नहीं ये सही नहीं है, सिर्फ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से नहीं पूरा पता चलेगा, थोड़ा सा हम इसको और फैलाते हैं तो आप कुछ नई कैटेगरीज डाल देते हो। जैसे एक बड़ी कैटेगरी थी ओशन के नाम से, कि somebody can be divided into 5 bigger groups. Somebody who is open to new changes, somebody who has a who has a conscious, वो consciously चीज़ों को evaluate करते हैं, somebody who is an extrovert, somebody who is kind of neurotic। और अब ये सब चीज़ें हैं जो एक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने एक लास्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन टेस्टिंग की थी, याद है आपको? 16% टेस्ट किया था ना हमने, तो Yes, sir. उसी तरह ये भी मज़े का टेस्ट है, अगर आपने करना हुआ यू कैन डू इट इन योर फ्री टाइम। इसको कहते हैं बिग 5 ओशन पर्सनालिटी टाइप्स। उसमें वो बेसिकली 5 चीज़ें चेक कर रहे हैं ना, ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, आप किसी से कितनी जल्दी एग्री कर जाते हो, या न्यूरोटिसिज्म, कितने न्यूरोटिक हो आप। अब ये मॉडल ना बड़ा मज़े का मॉडल है, मुझे पसंद है। जब मैं नया साइकेट्री मैंने शुरू की थी पढ़नी 2000 आई थिंक 3 या 4 में ना, तो पहला जो पर्सनालिटी का लेक्चर था हमारे, वी हैड दिस लेट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शाहिद वारिस, उन्होंने इस पे बात शुरू की, तो आई लाइक देर एंड देन क्या ये आसान कर दिए काम कि इन 5 चीज़ों के ऊपर ना। तो इसमें एक खास चीज़ होती है इनसाइट एंड इमेजिनेशन। अब अगर somebody has an imagination या insight, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा वस्फ है। Imagine a person who has no imagination, या imagine a person who has no insight। True insight understand करना ही बहुत मुश्किल है, चीज़ों को सही समझना कितना मुश्किल काम है।
तो अब ये चैलेंज है बेसिकली कि हाउ टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अदर्स. तो अगर हम कोई डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो इट विल साउंड सच एज आप व्हाट इज पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी इज अ कोहेरेंट पैटर्न ऑफ अफेक्ट, cognition and desires that lead to a particular behavior. ठीक है ना? So personality is, we can also say that it is the individual differences in the characteristic pattern of thinking, feeling and behaving. अब आप ये गौर करो, ये बड़ी मजे की डेफिनेशन है. लाइक दिस, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसको यूज किया हुआ है. तो इन्होंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए: थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर. थिंकिंग रैशनैलिटी इसको हम कह रहे हैं आम अल्फाज में, फीलिंग द इमोशनल सेल्फ, और बिहेवियर जो उसका रिजल्ट निकलेगा. इनको अगर आप अगर हिस्ट्री देखो, पुराने जमाने में शुरू कैसे हुआ ये सब प्रोसेस, और एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेटिस उस जमाने, क्योंकि सर्दी गर्मी का बहुत रोला था, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे ख्याल में ना कोई 4 टेम्परामेंट्स हो सकते हैं. उसको उन्होंने वर्ड यूज किया था ह्यूमर्स, HUMORS, ह्यूमर्स. तो उन्होंने कहा यार हॉट मॉइस्ट हो सकते हैं, हॉट ड्राई, कोल्ड मॉइस्ट, कोल्ड ड्राई. तो उन्होंने 3-4 टर्मिनोलॉजी इसके लिए बनाई, बट दिस इज जस्ट फॉर योर हिस्टोरिक इंटरेस्ट. प्लेटो ने भी कुछ इस किस्म के 3-4 टर्म्स निकाली थी. मेरे ख्याल में इट वाज आर्टिस्टिक, जो प्लेटो ने यूज की थी. क्या 4 पर्सनालिटीज होती हैं. आर्टिस्टिक होगा, कुछ सेंसिबल होंगे, कुछ इंट्यूटिव होंगे, और कुछ रीजनिंग इस्तेमाल करेंगे. इसके जो उसने लफ्ज यूज किए थे वो आर्टिस्टिक वाज कॉल्ड आइकॉनिक, सेंसिबल वाज पिस्टिक, इंट्यूटिव वाज कॉल्ड नोइटिक, एंड रीजनिंग के लिए डायनोइटिक. प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आया, उसने कहा कि यार मेरा ख्याल है कि फिजिकल बॉडी और पर्सनालिटी का कनेक्शन है. तो उसका ख्याल था कि शायद मोटे लोग डिफरेंट होंगे, बड़े स्ट्रक्चर वालों का डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, छोटी वालों की डिफरेंट पर्सनालिटी होगी. आपका ख्याल ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट बॉडी शेप्स डिफरेंट पर्सनालिटीज पे करें, उस पर बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप हो इसका? तो प्रूव नहीं हो सका. बहरहाल फ्रांस गॉल, 18th सेंचुरी में फ्रांस गॉल एक थे न्यूरो एनाटमिस्ट. उन्होंने भी काफी काम किया कि यार ब्रेन का साइज, शेप, डेंसिटी, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उससे पता चलाएं कि क्या आपको किसी का पता चल सकता है कि नहीं. तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था फिनियस गेज, तो उसका वो काम शाम कर रहा था, तो एक धमाका हुआ, और धमाके के बाद उसने देखा कि उसके दिमाग में से ना रॉड गुजर गई, लेफ्ट चीक में से ऊपर से आई और लेफ्ट चीक से निकल आई. अब जब ठीक ठूक हुआ तो पता चला कि सिर्फ जो उसका मसला रह गया था वो उसकी जो लेफ्ट आई थी दैट वाज काइंड ऑफ वुंडेड, और उसका नजर आना बंद हो गया लेफ्ट साइड से. लेकिन पर्सनालिटी उसकी चेंज हो गई. अब ही वाज नॉट एट ऑल काइंड ऑफ कीपिंग अप विद हिज अपॉइंटमेंट्स, और गालियां वक्त दे रहा है, और एपिलेप्सी होना शुरू हो गई इस किस्म के. तो दिस वाज अ वेरी काइंड ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्टर्स दैट ब्रेन चेंजेस कैन चेंज द पर्सनालिटी. सिगमंड फ्राइड का हमें पता है, मेरा तो खैर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ही वॉज अ ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, इसको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहते हैं. एंड ही केम विद दिस कॉन्सेप्ट जो हम आज बड़े कॉमनली यूज करते हैं ना, कि आपकी ईगो, सुपर ईगो और एड, और बहुत सारी थ्योरीज भी इसमें हमने 3rd ईयर में पढ़ी थी. आपने बहुत सारा काम है, बहुत बेसिक काम इसने स्टार्ट किया. कार्ल यूंग इज अ बिग नेम. कार्ल यूंग वाज अ स्टूडेंट ऑफ फ्राइड. फ्राइड वाज हिज मेंटर. आपस में कुछ एकेडमिक
इख्तलाफ हो गए थे. So Jung was a person who actually created these two camps called introverts and extroverts. मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी ने कोई ऐसा होगा जो कभी ना कभी उसने अपने आप को सोचा होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ. Introverts are those who get the internal energy from the internal world, from their solitude, from the self. Extrovert हैं जो एनर्जी ले रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, फ्रॉम देयर इंटरैक्शंस फ्रॉम अदर्स. और इस पर बहुत सारा काम है. उसने सान काम किया. और यूंग ने साइकोलॉजिकली ही ऑल्सो यूज द फोर टर्म्स जो प्लेटो ने यूज की थी, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन. तो उसका ख्याल था कि ये चारों चीज़ें किसी ना किसी तरह काम कर रही हैं और किसी कॉम्बिनेशन में दे आर प्लेइंग देयर रोल. आपको याद है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो हमने थर्ड ईयर में पढ़ी थी? Yes. तो उसका भी कुछ दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पिरामिड बना दिया था. उसने कहा जी बड़ी ज़रूरत है पहले खाने की, फिजियोलॉजिकल नीड्स की, फिर सेफ्टी नीड्स बहुत ज़रूरत है, फिर देयर इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, यू नीड योर फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, फिर आपको स्टीम भी चाहिए. दोस्त काफ़ी नहीं है, दोस्तों में ज़रा ऊंचा भी आप होना चाहते हैं कि यार मैं ज़रा आपसे बेहतर हूँ, मैं ज़रा ज़्यादा पहली एग्ज़ाम में पहले अटेम्प्ट में पास हो गया हूँ ना, क्योंकि आपने दोस्तों को शो भी मारनी है ना. यू वॉन्ट टू फील बेटर फ्रॉम देम. और उसके बाद जाके एक टाइम आएगा वेयर यू फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेयर यू हैव अचीव्ड योर पोटेंशियल. देन यू डोंट केयर अगले नीचे या ऊपर. आप कहते हैं यार सारे ऊपर आ जाएं क्योंकि मैं तो ऊपर चला गया हूँ ना. सो दैट इज अ टाइम, बट वी हैव टू एक्सपैंड आवर होराइजन कि यार जब तक आप ऊपर नहीं भी जा रहे, डजेंट मैटर. अगर कोई आपसे पहले चला गया, इट्स ऑल राइट. दिल बड़ा करें, डोंट गेट वेरी पैटी. सो ये साइकिल चल रहे थे हम, कैसे कैसे चीज़ें चेंज आई. हमने शुरू की बात हिपोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, फ्राइड, यूंग, और जो ओशन की हम बात कर रही थी, दिस गाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड लिविस गोल्डबर्ग. सो ही केम विद दिस वर्ड ओशन. और इसके ऊपर स्टडीज भी की. देयर वर 2 रिसर्चर्स, उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए इस पर काफ़ी काम किया. उनका नाम था पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्री. ये रिसर्च उन्होंने की. तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये 5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप सब, अगर आपने अभी क्विकली अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट करनी हो तो जस्ट 5 स्कोर्स आपने देने अपने आप को, और 5 डायमेंशंस में आपने चेक करना है वेयर डू यू फॉल. पहली डायमेंशन होगी हाउ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यू आर, उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं फॉल करें. दूसरी होगी एग्रीएबलनेस, आप चीज़ें जल्दी मान जाते हैं या बिल्कुल हर बात में आप एक पूरा टोटल डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठ जाते हैं. तीसरा कॉन्सेंशियसनेस, आप चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि ये काम सही है, होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. या आप किसी भी 2 नंबर काम में भी यू आर फुली 100% विदाउट एनी कॉन्सेंशियसनेस, यू आर लाइक फुल रेडी. न्यूरोटिसिज्म, आपको घबराहट, एंजाइटी होती है या आप किसी काम में कुछ भी नहीं होता, यू आर टोटल ठंड, व्हाटएवर इज हैपनिंग. एंड देन द ओपननेस टू एक्सपीरियंस, आप नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, फौरन जंप लगा के बैठ जाते हैं, सैर करने के लिए निकल जाते हैं, या आप सोचते ही रहते हैं कि हाँ करेंगे, करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा. So this is a little bit kind of a quick, it's called Goldberg's 5-factor personality. उसमें टेस्ट भी मौजूद है अगर आप देखना चाहें. So जो openness to experience वाले होंगे, जो तो they will be kind of curious people, ना? They have this, they're perceptive, they're clever, daring, and they might have good imagination, they might insight, you know, क्योंकि आप वो नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हर एक्सपीरियंस में आप चीज़ें नई सीखते हैं, आपको नई नई चीज़ें आती हैं, आपके रिलेशनशिप्स कायम होते हैं, तो यू हैव समथिंग डेवलपिंग इन यू. जो कॉन्सेंशियसनेस होते हैं वो लोग, दे आर द पीपल हु ट्राई टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस, दे वांट टू एक्ट इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे. हर बात थोड़ा सोच समझ के, हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा मुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए. So these are people who are very hard working,
they have a certain control, they have reliability, they have a predictability, they have a planning sense, there is consistency going on, there is a thoroughness about the subject, they are a bit ambitious, they have self discipline. तो ये चीज़ें जहाँ होंगी तो उसमें कुछ चीज़ें it will look that they have some kind of leadership potential, they might go and get future high jobs also. इसके ब्रेक्स कोई ऐसा है जो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो कर रहा, तो मे बी ही कैन ऑल्सो डॉज इन किसी करप्ट सिस्टम में, मे बी ही कैन ऑल्सो गो. हाँ, जो लोग जिनको हम कह सकते हैं पीपल हु आर लो इन कॉन्शियसनेस, तो ये लोग होंगे जो थोड़ा बहुत काम किया फिर भाग गए, इम्पल्सिवली किया, फिर दे जस्ट काइंड ऑफ लीव इट एंड जस्ट maybe they're not really interested in that thing, maybe they're not really committed in that kind of thing. Extroversion is, नाम से ही साबित है कि जो extroverts हैं, they're very social, they love going with the nature, they have energy, they can articulate their thoughts, they're just fun loving people, friendly, they have social confidence, इस तरह की चीजें होंगी उनके अंदर. पार्टी की लाइफ जिसको कहते हैं, तो हर 5 दोस्तों के ग्रुप में एक होता है जो नहीं आता ना, तो सब लोग बोर होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मेनी थॉट्स टू. और जो बोल रहा होता है ना, उसकी तो प्रैक्टिस हो चुकी होती है, वो आप उसको सोते हुए भी उठाएंगे तो बोलना शुरू कर देगा, ठीक है ना. सो कई दफा आपके ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कोई एक बंदा है वो कद बोल रहा होता है somehow, बट आइडली ऑल ग्रुप्स शुड हैव सम काइंड ऑफ बैलेंस. बाकियों को भी मौका देना चाहिए. जो people who would be low in extroversion, they will be people of few words who are quiet, but they will be introspective. जो ज़्यादा सुन रहे हैं वो ज़्यादा प्रोसेस भी हो सकता है कर रहा हूँ. ये अगली पॉइंट पे हम बात करते हैं. जरूरी नहीं कि वो सारा प्रोसेस भी कर रहा हूँ, मे बी वो जो बात सुनता हूँ उस पर चल भी पड़ता हूँ. 4th point was agreeableness. The factor concerns how well people get along with others. कुछ लोग हैं जो किसी के साथ भी चल लेंगे, कुछ लोग हैं किसी के साथ भी नहीं चल सकते. कौन से कैरेक्टर्स होंगे जो आप लोगों के साथ चल सकते हो? If you have a trust, you're a humble person, you're tactful, polite, kindness, loyal, unselfishness, sensitivity. ये characteristics होंगे तो you can be a popular person, you can get along with a lot of people. और अगर आप बिल्कुल खड़ूस किस्म का आपका है, यू आर कैलस, ख्याल नहीं रखना, यू आर रूड, यू आर ब्लंट, sarcastic, और आप दूसरों पे जुगते लगा रहे हैं बिला वजह और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यू आर belittling the other person, ठीक है. हाँ, अगर वो खुश हो रहे हैं आगे तो ठीक है, that's fine, लेकिन check with them, ना अगला जरा आपसे कह ना सकता और सोच रहा हो कि आपको किसी दिन आपका गला दबा दे. होता है ऐसे. समटाइम्स यू फील सम पीपल रियली हर्ट यू एंड यू फील कि यार एक दिन जब टाइम आएगा ना तो मैंने नहीं छोड़ना. ऐसा होता है. यस सर. ये इस किस्म का गुस्सा अगर जिस दिमाग में रहे तो उसका क्या असर होता है आपके ख्याल में? कितना अरसे में ये सेटल हो जाता है? सर, अगर आप फीलिंग्स के साथ प्रॉपर्ली डील नहीं करेंगे तो इट विल स्टे फॉरएवर इन बिटवीन योर फ्रेंडशिप. बार बार वो एक बात बार बार हिट करेगी. वेरी नाइस. तो आप आपस में अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं या यू जस्ट काइंड ऑफ लेट इट गो? वेट करते हैं. वेट करते हैं सर, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. अच्छा. क्योंकि और फ्रेंड कौन है उनके ऊपर, क्योंकि कुछ फ्रेंड को आप बड़ी गलतियों पर भी माफ करते तो और कुछ को आप छोटी पर भी नहीं माफ करते. वेरी वेरी नाइस. अच्छा, अब ये somebody was जिद्रा was asking के ambiverts, तो ये जो पांचों चीजें ना, हर बंदा एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है. हमने अभी बात करनी थी कि हाउ टू सेव आवरसेल्व्स. ठीक है, कि आपने सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड किया, आपने दूसरों को अंडरस्टैंड किया, अपना ग्रुप एनालिसिस किया, आप लोग कहाँ फॉल करते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, आर यू समवन पीपल कैन टेक एडवांटेज और आर यू समवन
जो चीज़ों को वैसे देख सकता है जैसे वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि क्या जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो या एक बंदा या ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं लेट्स से, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंडीशन, क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को सेव कर सकें। आपकी हो सकता है सम पीपल आर टेकिंग योर साइकोलॉजिकल, आपका दिमाग की दही बना देते हैं, दे आर टेकिंग योर टाइम, दे आर टेकिंग अ टॉल ऑन योर इमोशंस, टेकिंग अ टॉल ऑन योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। कई किस्म के अब्यूज हो सकते हैं जहां आप नहीं इंटरेक्ट करना चाह रहे। डू यू हैव इनफ से टू स्टॉप समबडी हु इज जो आपकी मर्जी के बगैर आपको यूज कर रहे हैं लेट्स से, या मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप लोग रोक लेते हैं इसको? यस सर। ओके, तो कैसे रोक लेते हैं? सर कन्फ्रंट करना पड़ता है, बट इट्स जस्ट के ग्रेजुअली मैनिपुलेशन का आपको तब तक नहीं पता चलता until or unless you have been manipulated once or twice. तो gradually when you get used to it, तो you can grab a hold कि आपके साथ कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप बड़ा you can confront. हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यार वो तो जब मैनिपुलेट हो जाते हैं ना तब पता चलता है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न। आपको कोई किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, यू लर्न एंड यू मूव ऑन। हाँ, जहाँ पर रिजेंटमेंट्स एड्रेस नहीं होती, दे काइंड ऑफ क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हिमसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि जो रिजेंटमेंट है इट विल गो इनटू द अनकॉन्शियस, इट विल डिसरप्ट योर कोपिंग मैकेनिज्म, इट विल डिसरप्ट योर ट्रस्ट सिस्टम। आप अपने सपोर्ट सिस्टम में you won't be able to trust the other people. You won't be able to kind of क्या कहते हैं उसको, वो आप रिक्रिएट नहीं कर सकोगे वो चीज़। तो we have to work on our kind of ourselves, we have to work on our continuous हमारा जो हमारा इमोशनल नेटवर्क है उसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। जैसा रिसाइकिल बिन होता है ना, तो आपने अपने आप को बार बार क्लियर आउट भी करना है। कुछ चीज़ें आपने अपनी रिसाइकिल बिन करनी है, ठीक है ना। अब हर चीज़ अपने साथ नहीं लेके जानी है। आपने जो अनयूजफुल थॉट्स हैं, अनयूजफुल इमोशंस हैं, यू शुड गेट रिड ऑफ देम समहाउ। उसके आप सोचें, उसके बारे में प्रोसेसिंग करें, फ्यूचर लाए अमल बनाएं। टेड बंडी जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट वाज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन उसकी अगर आप फोरेंसिक पूरी रिपोर्ट पढ़ें, nobody could tell that he is a killer. He was a very likable person, he was very popular, he was good looking, a lot of women liked him, he had good relationship with a lot of women. So killing भी चल रही थी जब, तब भी he was dating में he was cheating also with some girls. जब केस चल रहा था तब भी lot of people were supporting him also. So ख़वातीन अपने पैसों से उसके लॉयर्स को भी they were paying for him, you know. तो जब आप प्यार के हाथ मजबूर हो जाते हैं somehow, या I don't know what other factors are at play, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप you stop thinking about right and wrong. जब आपका दिल लग जाता है कई दफ़ा आशिक जैसे या मोहब्बत में जब आप होते हैं, तो समटाइम्स यू आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट टर्म कि इसने सही किया है कि गलत है। तो मोहब्बत में अगर कोई कत्ल भी किसी ने किया है, तो वुड यू गो एंड टेल द पुलिस अबाउट अ किलिंग इफ इट हाइपोथेटिकली हैपन्स? आपके साथ का आपका दोस्त है, या कोई आपका बॉयफ्रेंड है, या आपकी बीवी है, या हस्बैंड, अगर कोई कत्ल हो जाता है लेट्स से, डू यू थिंक कि इस हाइपोथेटिकल कंडीशन में आप फौरन जाके पुलिस को रिपोर्ट करेंगे अपने पार्टनर के अगेंस्ट? सर पता नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक डिलेमा है ना, थ्योरेटिकली वी डोंट नो, सो पता नहीं, दैट एग्जैक्टली इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें नहीं पता हाउ वी विल
बिहेव। जब टाइम आएगा तब कितने जस्टिस को हम फॉलो करेंगे, कितने हम, तो शुरू में जब आप जो दो लोग इकट्ठे भी होते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप एक दूसरे के कितने वफादार हैं, ठीक है। और उसमें अगर ये होगा ना कि हाँ यार तुमने चोरी की तो मैं ही पुलिस को फोन करूंगा, ये रिलेशनशिप चल सकता है आपके ख्याल में? हाइपोथेटिकली, मिसाल के तौर पे एक ने गलत काम किया एक कपल में, और फौरन आपने पुलिस को फोन किया कि हाँ जी दिस पर्सन हैज डन दिस, ये चलेगा रिलेशनशिप आगे? नेक्स्ट कदम है Probably नहीं sir. then you call from the jail, कि हाँ जी हाँ सॉरी या नहीं sir. तो relationships are very complex, they are very murky। इतना आसान होता ना फिर तो बड़ा आसान था, बीवियां ही शिकायत लगा देती पुलिस को कि जी आज ऐ हो रहा है, फाड़ लो जाके, है ना। द बेस्ट इन्फॉर्मर्स वुड बी द वाइफ्स और द हस्बैंड्स। तो द पॉइंट इज कि जब बात आती है, यहाँ पे बात शुरू होती है कि यार दुनिया में ऐसा जो हो रहा है इसका मतलब है चीजें इतनी सिंपल नहीं है। बाप अपने बेटे को नहीं पकड़वाएगा, वो उसको बचाएगा। बेटा बाप को नहीं पकड़ाएगा, अब्बा जी ने शराब की बोतल रखी हुई है आके उनको पकड़े, ऐसा होगा? भाई आपने सर पकड़वा भी देते हैं यार, आपने पर्दा भी तो डालना है। पर्दा किस पे डालना है? आपने लोगों को माफ भी करना है, यू हैव टू, आप अपने लेवल पे भी समझाओगे ना। एज अ डॉक्टर आप सारों के पर्दे थोड़ी खोलने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सो एज अ साइकेट्रिस्ट आई वोंट बी टेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स कम अंडर पेशेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंशियलिटी, अनलेस कोर्ट बुलाएगा कि जनाब आप आके बताएं इसने तो ये काम कर दिया ना, फिर वी विल सी, फिर देखा जाएगा कि क्या कोर्ट के पास ये ऑर्डर है, क्या जो बात छुपाने वाली थी उसका जस्टिस से कोई ताल्लुक है कि नहीं, क्या कोर्ट के पास हक है, ये भी क्वेश्चन होगा। ये भी नहीं होगा कोर्ट ने बुलाया तो आपने सब बता दिया, नहीं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑफ अ हाईएस्ट सुप्रीम इंपॉर्टेंस। अगर वो चैलेंज हो जाती है तो आपका काम ही बंद है, समझे। सो साइकियाट्रिस्ट के ऊपर लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, एंड वी हैव टू होल्ड दैट ट्रस्ट। वी डोंट शेयर विद द पेरेंट और द ब्रदर और द वाइफ, जिसने जो भी किया उनका अपना खाता है, डजेंट मैटर। आपने चलना है चलें, आपको नहीं कोई बता रहा तो डील विद दैट। Everyone is entitled to their own personal space, ठीक है ना। तो जारी बात है, बच्चों में से आपस में कोई दो लड़ पड़े, एक की डेथ हो गई लेट से, पेरेंट इज इन डिलेमा, वो क्या करेगा, वो दूसरे को पकड़वा दे। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता यू विल लर्न कि यार इट्स नॉट इजी। सच बोलना, सच और झूठ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। लेकिन साबित करेंगे तो सच माना जाएगा, नहीं तो इट्स वेरी वेरी डिबेटेबल। किसका सच, कौन सा सच? अगर सच इतना ही जाहिर हो तो फिर तो बड़ा आसान हो हर चीज़। तो वो सच जाहिर करने में ही आपको कितना टाइम लग जाता है। पाकिस्तान में जो आपको पता है कि आपने अगर ये भी साबित करना है कि यार आप लेट्स से कोई भी पॉइंट कि आप डॉक्टर हैं, लेट्स से, ये साबित करना आसान है कि आप डॉक्टर हैं? Yes sir, if you have degrees and all. हाँ, तो लेकिन वो आप जाके पेश, मतलब इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस ना। डिग्रियां लेके जाएं, डिग्रियां टेस्ट करवाएं, पेश हों, आगे जाके कोर्ट खुले नहीं खुले, हड़ताल तो नहीं हुई हुई, आपके नंबर आएगा तो आप साबित करोगे ना। नंबर लगे हुए हैं, 1 लाख केसेस लगे हुए हैं, तो जब आप 3 दफा जाओगे तो आपको कहोगे यार मैं हूं ही नहीं डॉक्टर। अगर आपको 5 साल लग जाए, आप नहीं साबित कर सके, तो विल यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर सफर?
सर वो तो डिपेंड करता है कि हाउ मच पैशनेट आर यू टू प्रूव दैट यू आर अ डॉक्टर. अगर आपके ना? पास आफ्टर वन सर्टेन टाइम इफ यू गिव अप ऑन हाँ. योरसेल्फ तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो आई एम श्योर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जैसे आप जो अखबार में पढ़ते हैं ना, इतने केस, इतने लाख केस लगे हुए हैं लाइन में, तो ये डिग्री तो खैर एग्जाम्पल थी. अगर कोई असल रियल लाइफ मसला हो ना, आपने किराए पे कमरा दिया है, किराएदार कह रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं छोड़ना, ये तो हमारा मुआहदा हुआ था कि इतने साल चलेगा ना, तो आप कमरा ही नहीं खाली करा सकते. इतना लंबा केस है. आपके जायदाद का कोई मसला होगा तो 20-30 साल कहीं भी नहीं गए. ठीक है ना. सो वी डोंट हैव 20-30 साल भी कम है ना. तो ये तो मतलब बेस्ट है टू सेटल आउट ऑफ द कोर्ट प्रॉबेबली. और मे बी शायद चीज़ें अच्छी हों, मुझे नहीं पता. सो आई एक्सपंज माई कॉमेंट्स. आई डोंट वांट टू पुट एनी critical comments on the justice system. We respect them. So मेरा ख्याल में हम आखिरी पॉइंट पे मैं आता हूँ. टाइम भी आपका एंड पे, अभी और लेक्चर है अभी आपका फ़ौरन 9:30 बजे? सर मेडिसिन का लेक्चर है पर मैम ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया. अच्छा चलो, मैं जैसे 5 मिनट लेता हूँ उसमें मैं. सो टेड बंडी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ. अब ये आप में से कोई बहुत सेंसिटिव है ना, तो उनसे माजरत है, बट this is one of the most forensically disturbing case in criminology history and even in psychiatry. और वो क्वेश्चन ये था कि was he a criminal or was he a mental patient? So mental patient. ठीक है ना. तो आयशा को तो पता है यार, बाकी तो दुनिया को अभी तक नहीं पता चल रहा. आयशा ने बता दी फौरन. सो वी डोंट नो दिस थिंग. मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ. लेकिन जिन साइकेट्रिस्ट ने उसको चेक किया, दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग समहाउ. इसका मतलब है असेसमेंट में नहीं पता चल सकता. जरूरी नहीं कि असेसमेंट में पता चले. और यही पॉइंट मैं फोकस करना चाह रहा था कि जब असेसमेंट्स करते हो तो फोरेंसिक असेसमेंट्स की जो वैलिडिटी है कि जो चीज़ आप चेक कर रहे हो क्या वाकई आपको मिलेगी, वो बहुत अच्छी नहीं है. वो उतनी है जितनी आप गेस वर्क से कर सको. वो इतनी बनती है कोई 6 में से 1 या 6 में से 2. तो चेहरे पे ना, चेहरे को देख कर नहीं कुछ बताया जा सकता. असेसमेंट भी बहुत पावरफुल नहीं है बिकॉज माइंड इज वेरी कम्प्लेक्स. सो समबडी हु हैज अ हाई इमोशनल quotient, हाई इंटेलेक्चुअल quotient, दे कैन डॉज यू. और दिस पर्सन जिसने सारी जिंदगी मेहनत की, यतीम भी था, इसके स्टेप पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, स्टेप फादर बेल्टों से मारते भी थे, बट ही वॉज वेरी काइंड ऑफ ब्रिलियंट चाइल्ड बिकॉज इसका जो फादर था जो हु लेफ्ट हिज मदर प्रेग्नेंट एंड नेवर केम बैक, जो बाद में इसको पता चला ही वॉज गिफ्टेड एयर फोर्स वेटरन. सो ही हैड अ गुड DNA गोइंग ऑन. तो उसने अपने स्कॉलरशिप्स भी लिए, लोगों को मैनिपुलेट भी किया. और थियोरेटिकली देयर वाज दिस राइटर कॉल्ड एन राइस. मेरे ख्याल में एन राइस है या क्या नाम है, एन राइस ही शायद. तो ये जो राइटर थी, शी वॉज अ पुलिस ऑफिसर. उसने सेटल में पुलिस का काम भी किया हुआ था और क्राइम स्टोरीज लिखती थी. एंड शी वॉज अ रियल लाइफ फ्रेंड विद दिस पर्सन. और ये दोनों ना क्राइसिस सेंटर में काम करते थे. क्राइसिस सेंटर होता है जहाँ पे आप क्राइसिस में फ़ोन करते हो. तो फ़ोन करते हो. अब अंडरस्टैंड करो कि दिस पर्सन हु वाज किलिंग वाज वर्किंग एट अ क्राइसिस सेंटर. मे बी वहाँ से विक्टिम्स मिलते हों. और ये जो राइटर थी, इसको नहीं पता चला एंड तक कि यार क्या वाकई यही है बंदा. बट समहाउ उसको he helped her write his part of the story. तो वो जितने भी उसके लेटर्स थे और जो भी थे ना, तो बड़ा अच्छी उसने बुक लिखी है. यानी somebody is interested, वो आप you can search online, I think PDF पे भी होगी. क्योंकि ऐसा बहुत कम हो सका है कि the writer knew the criminal first hand. अब स्टोरी आती है कि ये जो लड़का था जो पढ़ रहा भी था, स्कॉलरशिप्स भी ले रहा था, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा था, जो भी कर रहा था. अब इसको इश्क हो जाता है एक लड़की से कॉल्ड स्टेफनी. और ये स्टेफनी लड़की नहीं, बहुत बड़े ख़ानदान से, बहुत अमीर लड़की,
पैसे वाली और जिस तरह होता है, और ये लड़का जो मेहनत कर रहा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, खुद और जॉब्स कर रहा है, स्कॉलरशिप्स ले लेके थोड़ी बहुत पढ़ना, पतला सा लड़का है, कोई बहुत ज़्यादा कोई इट्स नॉट वेरी डोमिनेंट, लेकिन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो अगर नहा रहा है तो अपने सेपरेट, अगर सब इकट्ठे ना पे शावर लेते हैं लेट्स से स्विमिंग के बाद, तो ये सेपरेट जाके अपना वहाँ पे ले रहा है. लड़के आके तंग कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं. अब ही इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन ही इज़ इन द कल जैसे बात हो रही थी ना, somebody was saying कि जो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो होते हैं जो टॉप में से ना 5 to 15th के बीच में रैंक करते हैं. तो ही वॉज नॉट अ टॉपर बट ही वॉज इन अ गुड मिक्स. तो वेरी लाइकेबल, वेरी सोशेबल, मतलब आप बात करके आपका दिल करता है ट्रस्ट करने पे, जो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं. सो दीज आर ऑल योर ट्रेट्स. अगर आप उसको गलत यूज करते हो दैट इज ऑन यू, लेकिन अगले को तो नहीं पता somehow. तो when we talk about today's topic, how the world is a dangerous place, how to save your own self, that actually means that we have to understand our own personality. We have to think about how we make a decision. आपने at the same time you have to analyze the people you interact with. जब आप इमोशनल नहीं हो, अपने इंटेलेक्चुअल स्टेट में हो, you can analyze what is happening. ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ इंसाइट मिल सकती है. आपस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन इट्स 1-to-1 कॉन्टैक्ट. इफ़ इट्स लाइक मोर देन वन पर्सन ना, तो आपको दूसरे लोग तो अपनी नज़र से देख रहे हैं ना. मैं अगर कमरे में बैठा हूँ एक टेबल के इस तरफ, तो मैं अपने पीछे नहीं देख सकता हूँ. बट इफ आई आस्क माई फ्रेंड हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, ही कैन लेट मी नो कि यार ठीक है यार, लेकिन तुम उधर भी ये एंगल भी तो देखो ना. तो ब्रिंगिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द टेबल इज हेल्पफुल. जब आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हो, एंड दैट इज द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम. यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट यहाँ पे होगा द पर्सन. सो द मोर इन्फॉर्मेशन यू गेट, द मोर इन्फॉर्मेशन यू गेट अबाउट योर ओन सेल्फ. दैट एनालिसिस कैन हेल्प यू आउट अबाउट अ सर्टन डिसीजन, और एंड इट कुड बी द मोस्ट important decision. आई एम टेलिंग यू, marriage is the most important decision in your coming life. क्योंकि करियर तो आपका सेट है, लेकिन द पर्सन यू एंड अप विद, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. वो आप पूरी जिंदगी रोते रहोगे, खुश रहोगे, यू विल हैव सम डाइवोर्सेस एंड रीमैरिजिंग, या फिर कभी शादी नहीं करोगे, या शुरू में आप डिनाइल में जाओगे, यू नो. सो ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिकली आपकी अपनी रिलेशनशिप्स में भी आपको फ़ायदा होना चाहिए. आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, बिकॉज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इज गोइंग ऑन. अगर आप मैनिपुलेट ना भी कहो ना, यू कैन ऑलवेज से द वर्ड डोमिनेंस. समटाइम्स अगर 10 बहन भाई हैं तो वन इज द डोमिनेंट पर्सन, वो सबके फैसले कर रहा है फॉर नो एक्स्ट्रा रीजन, हालांकि हर बंदे को अपना हक हासिल है. So यहाँ पे I will conclude my talk. If you have any quick questions, let me know. Sir, I had a quick question. Sir, जो टेड बंडी से आपने related बात की, do you think that it could be a pattern of subjective morality? Maybe he didn't consider all the killings wrong. कि अब यूनिवर्सल अगर हम देखा जाए तो हम कहेंगे कि किलिंग इज रॉन्ग, कि आपने किसी की लाइफ एंड कर दी. पर ये सब्जेक्टिवली देखा जाए तो उसके लिए मतलब उसको अगर कुछ अफसोस नहीं हो तो जरूरी नहीं कि he might be a mental patient. नहीं, वी आर नॉट क्लेमिंग ही इज अ पेशेंट. जो साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें देखा था, उन्होंने कहा जी इसको कुछ नहीं है. जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है उसमें यू हैव नो रिमोर्स, यू आर वेरी लाइकेबल बट यू हैव नो गिल्ट, है सारा कुछ. तो उसका अपना तो मॉरल सिस्टम जो भी होगा, लेकिन बिहेवियर शोज के यार प्रॉब्ली है ही हैड नो इशू विद दैट. लेकिन अगर वो अपने दिल में कहीं उसको होता हो अफसोस किसी वक्त, तो कम चांसेस है ना. बिकॉज आई थिंक he was not troubled by the killings at all. Yeah, he loved what he was doing. He was a very skillful worker. It gives you a certain high when you manipulate others and you're doing something and you're not being caught. ये भी तो एक किस्म का हो सकता है ना उसके लिए. और जैसे शुरू में हमने बात की थी कि वी कांट एम्पैथाइज क्लियरली विद एनीथिंग, सो इट्स डिफिकल्ट टू
empathize with the killer first of all, you know. मतलब I'm sure none of you have killed anyone, तो उसके लिए हमें एम्पैथी करने के लिए बहुत मुश्किल है समझना कि यार what goes on, how can you kill somebody, ठीक है. So probably it's difficult for us, लेकिन we have killed hopes of others, we have killed emotions of others. हमने दिल तोड़े होंगे किसी के, तो जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हुए आप उसी से रिलेट कर सकते हो. तो जब आप कोई किसी का दिल तोड़ता है लेट्स से, तो वो उसको हो सकता है एक दफ़ा पछतावा हो, 2 दफ़ा हो, उसके बाद ही इज यूज्ड टू इट. क्या ख्याल है? यस सर. सर बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब किलिंग को आप गलत समझते हैं, मैं समझती हूँ, आयशा समझती है, यहाँ पे सब समझते हैं गलत, पर मे बी उसके व्यू पॉइंट में ये चीज गलत नहीं थी. देखो ना, जो लॉ गिवर है ना, किलिंग वैसे तो ह्यूमनिस्टिक लेवल पे गलत है, बट आप जहाँ पे सब मिलके फैसला करते हैं कि हाँ यार किलिंग इज फाइन, तो हम सब ने फैसला किया हुआ है कि यार हाँ अगर पाकिस्तान की सरहद पे कोई आएगा तो किलिंग इज ऑल राइट. अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है वी विल किल देम. हालांकि बिजनेस हो रहा है ना अमेरिका में, मिसाल के तौर पे यार अल्कोहल वाला भी बेच रहा है, कोई सिगरेट भी बेच रहा है, लेकिन अगर कोई काला स्पेशली अगर काला स्पेशली कोई चर्स बेचता हुआ मिल जाता है तो हाँ ही विल बी वो ज्यादा पहले उसको पकड़ लेंगे ना. तो जो गरीब है उसको पकड़ लेंगे, उसको सजा भी देंगे. अमीर है तो उसको फाइन करेंगे 2-3 हफ्ते के लिए. अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसको रिहैब भेज देंगे. तो मेंटल इलनेस इज गोइंग टू बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पावरफुल. जो पावरफुल है उसको कहेंगे ये तो मेंटल पेशेंट है. जो गरीब है वो पक्का क्रिमिनल है, उसको मेंटल पेशेंट का भी नहीं कुछ कहना उन्होंने. दिस इज व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान ऑल्सो. It took us 7-8 years to make the system understand that the mental patients, the criminals who were the actual murderers, if they were mental patients having severe psychiatric disorder, so they cannot be hanged. पकड़े तो वो जैसे भी गए, प्रोसिक्यूट उन्होंने ना उनका लॉयर था, ना लॉयर ने बताया कि ये मेंटल पेशेंट है, ना उसको चेकिंग कराई. तो जब वो 15 साल बाद बहुत ख़राब कंडीशन में चले गए कि आम बंदे को भी नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट मेंटली वेल, तो उस वक्त तो हम यही कर सकते हैं ना कि फांसी से तो रोके ना. तो आइडली होना चाहिए एनी वन हु इज डूइंग समथिंग, वो वहीं से असेस होना चाहिए कि यार मेंटली कितना ठीक है. सारे क्राइम्स में कौन पकड़ा जाता है? आप सोचो ना, 6 बंदे उन्होंने कोई क्राइम किया, आपने चोरी की 6 लोगों ने, कौन सा बंदा पीछे रह जाएगा जो उन 6 में से जो पकड़ा जाएगा? आमतौर पे बॉर्डर लाइन लो आईक्यू वाले जो लोग हैं ना, ये छोटे क्राइम्स में पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे क्राइम्स में, बिकॉज दे कैन नॉट रियली कैरी इट ऑफ ना. जो असल चोर हैं वो तो दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स भी नहीं आप फॉलो कर सकते. दे कैन कवर देयर बेसिस. जो अक्लमंद आदमी है वो तो अपनी बेसिस कवर कर सकता है ना. तो एक छोटा चोर पकड़ा जाएगा, जो गरीब चोर है, जो जिसकी सोच भी छोटी है, जो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो बाद में जेल वालों को पैसे दे के बाहर नहीं आ सकता, पुलिस वालों को पैसे नहीं दे सकता, लॉयर को पैसे नहीं दे सकता ना. तो द सिस्टम इज वी नो दैट द सिस्टम इज काइंड ऑफ लीनिंग टुवर्ड्स द पावरफुल. तो जस्टिस तो उस चीज का नाम है कि सब बराबर है ना. क्या हम बराबर हैं असल में? पहला ये सवाल है, क्या हम सब बराबर हैं? क्या कानून हमें बराबर समझता है? सर आइडियली तो होना चाहिए, पर नहीं है, क्योंकि अगर कानून होता तो क्या ही बात हो जाती. तो आइडियली नहीं है तो फिर यार तो हमारी सोच में है ना. सिद्रा के जहन में जो आइडियल है वो तो कोई नोबडी कोई मान ही ना रहा. तो ये प्रैक्टिकलिटी जब हमें पता चलती है आहिस्ता आहिस्ता, and you sometimes you say कि I deserve, कि वो हमारे ज़हन में कि we deserve, हर बंदे के ज़हन में somebody deserves. जो फैसला करने वाला है वो हो सकता है उसके ज़हन में ठीक ही हो कि नहीं यार ये ठीक है, या अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर भी we have to create a sense of justice कि हाँ यार कुछ निकल भी जाते होंगे लेकिन फिर भी कई तो पकड़े जाते हैं. तो सिस्टम, हर सिस्टम में there is room for improvement. तो खैर बहुत अंधेर नगरी भी नहीं है,
बहुत चीज़ें चल भी रही हैं, अच्छी भी चल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्सेंशियसनेस। जब आप कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, अपने छोटे छोटे चीज़ों से बढ़ कर देखोगे, यू विल थिंक अबाउट द कम्युनिटी नॉट योर सेल्फ, तो फिर हो सकता है कुछ कामों में आप गलत काम ना करो। आपको यार अच्छा ठीक है, एज अ डॉक्टर आई वोंट misuse my powers. I won't prescribe those medications which are not needed. I won't prescribe those medications which are of low quality. I won't get kickbacks from the pharmaceuticals. ठीक है ना? तो ये जो एथिक्स हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल भी करना है। तो किसी हद तक आप करोगे इस्तेमाल, किसी हद तक आप कुछ चीज़ों को हो सकता है ना करो। और जनाब